दोस्तों नमस्कार। इस तस्वीर को कौन भूल सकता है। 20 मई 2014 की यह तस्वीर, यानी भारत के संसदीय लोकतांत्रिक इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो भी ऐसी तस्वीर एकमात्र मिलेगी जब कोई शख्स इस देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले संसद की ड्योढ़ियों को अपने माथे से लगा ले और इस बात का एहसास न सिर्फ देश में बल्कि समूची दुनिया में दे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के भीतर में संसद लोकतंत्र का मंदिर है और उनकी सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले वहां नमन करने की जरूरत है। लेकिन उसी शख्स के शासन काल के वक्त इस देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़े, संसद उन मर्यादाओं को भूल जाए जो कि संविधान से गुथी होती है और इस बात का एहसास इस देश में लोगों को होने लगे, प्रतिपक्ष के नेताओं के जरिए होने लगे, या फिर जो मुद्दे इस देश में रेंग रहे हैं और इस देश के सामने जो भी एक स्थिति बन रही है वो सारी चीजों पर अगर लगाम लगा दी जाए और आवाज सिर्फ संसद के भीतर से एक ही सुनाई दे, जिसके पास बहुमत होगा उसी का चेहरा और उसी की आवाज बाहर जाएगी। यानी संसद के भीतर का शोर हो या संसद के समानांतर विपक्षी नेताओं की बैठक हो, कोई मायने नहीं रखेगी। इस देश में पहली बार शायद आजादी के बाद इस देश में सुप्रीम कोर्ट की जासूसी करने की हिम्मत शायद किसी की नहीं हुई। चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों की जासूसी कभी किसी ने नहीं की। सीबीआई का पद छोड़ा और अगले दिन से जासूसी होने लगी। ईडी का पद छोड़ा और अगले दिन से जासूसी होने लगी। रॉ का पद छोड़ा, अगले दिन से जासूसी होने लगी। यानी इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थान जो शायद संविधान के मातहत इस देश की संसद से एक चेक एंड बैलेंस बनाते हैं, इस देश की सत्ता को लेकर एक चेक एंड बैलेंस बनाते हैं, वो सारे मुद्दे जो भी उठे उसे दरकिनार कर दिया गया और कोई आवाज या कोई जांच या कोई निगरानी कोई भी संवैधानिक संस्था कर ना सके। इसके लिए जासूसी इस देश में हुई और उसकी आवाज संसद के भीतर नहीं उठेगी। इस देश में इससे पहले कभी भी 7 महीने तक किसानों ने आंदोलन नहीं किया, लेकिन किसान जिस भी मुद्दे पर आंदोलन करें उनकी आवाज संसद के भीतर सत्ता के जरिए आपको सुनाई नहीं देगी। इस देश के भीतर में इससे पहले भी घोटालों की गूंज हुई है, स्कैम की गूंज हुई है और तो और हथियारों के रक्षा सौदों को लेकर भी गूंज खूब हुई है। लेकिन यह भी पहली बार है कि जासूसी भी उस शख्स की होती है जो रक्षा सौदों से जुड़ा है और जासूसी करने वाला शख्स भी वही है जिसने रक्षा सौदे किए हैं और इसकी गूंज भी आपको पार्लियामेंट के भीतर सुनाई नहीं देगी। तो क्या यह मानकर चला जाए कि इस देश के भीतर में हर वो आवाज जो संसद में इससे पहले गूंजती थी, अगर सत्ता चाहे तो अब उस पर नकेल कसी जा चुकी है। बहुत दिन बीते नहीं हैं, 2 ही दिन तो बीते हैं जब इस देश में 2 राज्यों की सीमा पर खूनी हिंसक झड़प हो गई और संसद के भीतर एक आवाज सुनाई नहीं दी। इस देश के गृह मंत्री ने संसद के भीतर आकर अपनी बात, अपनी सफाई में कोई शब्द रखने की जरूरत महसूस नहीं की। तो क्या एक ऐसा वक्त आ गया है जब आप विपक्ष को सोचना पड़ेगा इस देश के भीतर में संसद भवन से इतर कोई दूसरा भवन किराए पर ले लिया जाए और वहीं पर विपक्ष अपनी मंत्रणा करे, मुद्दों को उठाए, चर्चा करे, इस देश को आगाह करे, इस देश की जो परिस्थिति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हो चली है उसकी जानकारी वह संसद से इतर किसी दूसरे भवन में बैठ जाए। आज इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि जब संसद के भीतर शोर था, हंगामा था, सिर्फ सत्ता का दिखाई देने के लिए विपक्ष के शोर को दबाया जाता है और दूसरी तरफ विपक्ष दूसरे कमरे में बैठकर अपनी मंत्रणा कर रहा था और इस बात का एहसास सत्ता को कराना चाह रहा था कि आने वाले वक्त में इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जासूसी के मसले को आपको उठाना होगा इसी संसद के भीतर, जांच बैठानी होगी इसी संसद के भीतर। इसी संसद के भीतर लोगों से जुड़े मुद्दों पर आप नकेल नहीं कस सकते हैं। पहले देखिए विपक्ष की उस बैठक का नजारा जिसमें 27 सांसद पहुंचे थे। विपक्षी दलों के हर दलों का कोई ना कोई नुमाइंदा वहां मौजूद था। दो दल छोड़ के एक बीएसपी नहीं थी, एक टीएमसी नहीं थी। दोनों की अपनी सियासी जरूरतें हो सकती हैं, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर शोर है, पहले इस बैठक को देखिए। तो बैठक का यह नजारा दरअसल 1 दर्जन राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी में था।
इस मौजूदगी के भीतर जो सवाल थे वो पेगासस से जुड़े थे और पेगासस का सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा गया। चूंकि राहुल गांधी के फोन टैप किए गए तो अगुवाई राहुल गांधी ने की, लेकिन मुद्दा इस बीच संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं को लेकर था, जिसके दायरे में सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी, रॉ, इलेक्शन कमीशन, उससे जुड़े तमाम अधिकारियों की फेरिस्त रखी गई, चर्चा की गई और कहा गया क्या वाकई सत्ता को इस बात की इजाजत दी जा सकती है वो जासूसी करे। बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से मुद्दे उठे। इन मुद्दों का जिक्र इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से और सत्ता से राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को लेकर सचेत करने की कोशिश की गई। यानी भारतीय संसदीय इतिहास में शायद यह पहला मौका होगा जब सत्ता को ही देश की सुरक्षा से खतरा माना जा रहा है। पेगासस आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल के जरिए आपकी सारी जानकारी सत्ता तक पहुंचा देता है। आप कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है, इसमें परेशानी क्या है? सत्ता को जनता ने बनाया है और सत्ता को हर बात का जानने का पूरा अधिकार है। तो जरा फेरिस्त देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भी जासूसी होती है, सीबीआई की भी जासूसी होती है, इलेक्शन कमीशन की भी जासूसी होती है, ईडी की भी जासूसी होती है, रॉ से जुड़े अधिकारी की भी जासूसी होती है। इस देश के भीतर में जो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो जेडीएस हो, चाहे दूसरे राजनीतिक दल हो, उनके इर्द गिर्द जो ताना बाना राजनीतिक और सियासी तौर पर होता है उसे भी जानने के लिए जासूसी होती है। यहां देश के भीतर में जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके भी फोन को टैप किया जाए और उनकी भी जासूसी की जाए। इस देश के भीतर में जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका है, वहां पर क्या कुछ हो रहा है और वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी भी जासूसी की जाए। इस देश के भीतर में जो राफेल का सौदा हुआ है, उस सौदा करने में कहीं कुछ बातें लीक ना हो जाए, क्या उसकी भी जासूसी की जाए? यह एक क्या वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है या फिर इस देश में सत्ता का मिजाज ही उस संविधान से इतर हो गया है जिस संविधान की शपथ को लेकर इस देश में सत्ता का निर्माण हुआ? सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिस संसद की मौजूदगी इस देश के भीतर में है, उसकी महत्ता तो 1952 से ही शुरू हुई थी, जब संसदीय राजनीति इस देश में आई। लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया, अपने नुमाइंदे को जनता ने चुना और वो नुमाइंदे जनता की आवाज बनकर संसद के भीतर लोकतंत्र को जीते थे, क्योंकि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा होता है। लेकिन ऐसा क्या है कि मौजूदा वक्त में लोकतंत्र गायब हो गया? ऐसा क्यों लगने लगा है कि वाकई संसद के भीतर सिर्फ एक तरफा आवाज गूंजे? ऐसा क्यों महसूस होने लगा है कि इस देश में इमरजेंसी नहीं है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक स्थितियां आ गई हैं? ऐसा क्यों लगने लगा है? और विपक्ष के भीतर से अगर तानाशाही, इमरजेंसी, अपने तरीके से इस देश की संविधान को परिभाषित करने की सत्ता की सोच, ऐसी बातें निकल कर आने लगे तो हमें लगता है आज कुछ बातों पर गौर करने की जरूरत है। क्या वाकई संसद अपनी महत्ता को बरकरार रख पा रही है या नहीं रख पा रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज देश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को अगर विपक्ष पेगासस के जरिए उठा रहा है, किसान अपने आंदोलन के जरिए उठा रहा है, तो आज एक सवाल हम भी आपके सामने रखते हैं। यह सवाल इस देश की अर्थव्यवस्था को खोखला बनाने को लेकर है, इस देश के भीतर में बैंकों की लूट को लेकर है, इस देश के भीतर में किस तरीके से जो विकास का काम इस देश के डेवलपमेंट को लेकर इस देश का बैंक कर सकता है, वो बैंक कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों को सिर्फ कर्ज बांटता है और उस कर्ज की माफी इस देश की सरकार करा देती है। आप कहेंगे ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमको लगता है कुछ तथ्यों को आज जानना चाहिए। पार्लियामेंट के भीतर में 14 मार्च 2018 को सरकार की तरफ से कहा गया कि इस देश में 31 फरार बिजनेस पर्सन हैं, जिन्होंने इस देश के राजस्व को चूना लगाया, इस देश के बैंकों को लूटा, इस देश के बैंकों से कर्ज लेकर फरार हो गए और इसकी जानकारी इंटरपोल को भी दे दी गई है। तारीख 14 मार्च 2018। उसमें नाम माल्या का भी था, मेहुल चौकसी का भी था, नीरव मोदी का भी था और उसमें नाम अपने तौर पर देखिएगा तो जतिन मेहता, पुष्पेश वैद्य, आशीष जौवनपुत्र, प्रीति आशीष जौवनपुत्र, सन्नी कालरा, संजय कालरा, सुधीर कुमार कालरा, आरती कालरा, वर्षा कालरा, पूरा परिवार, उमेश पारिक, कमलेश पारिक, नितेश पारिक परिवार, एकलव्य गर्व, राजीव गोयल, अलका गोयल, हितेश नरेंद्र भाई पटेल, मयूरी बेन पटेल, नितिन जयंती लाल संदेशा, चेतन कुमार संदेशरा, ये सारे नाम हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये फरार हैं
और जिक्र हो रहा है 2018 में, तो इसके बाद आपके जहन में यह होना चाहिए कि पार्लियामेंट के भीतर जब आप कह रहे हैं कि 31 ऐसे लोग फरार हैं जिन्होंने इस देश को चूना लगाया है, तो इसके बाद तो कम से कम कोई फरारी नहीं होनी चाहिए। आप कल्पना कर रहे हैं, हर साल सरकार जानकारी देती है कि आर्थिक तौर पर इस देश को चूना लगाकर भागने वालों की संख्या और बढ़ गई। यानी रोकने के लिए इस देश में क्या कोई एजेंसी काम नहीं करती है? और जो सारी एजेंसीज है, अगर उन्हीं की जासूसी हो रही है तो वो तो सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, और वो एजेंसियां अगर कुछ नहीं कर पा रही हैं तो इसका मतलब है कि सरकार ही उनको बाहर भगा रही है और इस देश को छोड़कर वो बाहर जाकर मौज मस्ती में जी रहे हैं। इसका भी जवाब पार्लियामेंट से ही निकलेगा, क्योंकि 5 फरवरी 2020 को फिर जब सवाल पूछा गया कितने लोग फरार हैं, तो 2018 में तो 31 लोग फरार थे, जिसमें माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी का नाम था। लेकिन 2020 की फरवरी में कहा जाता है 72 लोग फरार हैं, और आज की तारीख में सरकार के पास आंकड़ा है कि 81 लोग फरार हैं। सवाल है कि लोग फरार होते चले जा रहे हैं और आप उन्हें रोकते नहीं हैं, क्योंकि दूसरा आंकड़ा और ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार अपने तौर पर बहुत साफ कहती है इस देश के भीतर में लोग बैंक से कर्ज ले लेते हैं और जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाते हैं। अब जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाते हैं तो इससे एनपीए हमारा बढ़ जाता है। एनपीए बढ़ जाता है तो एनपीए को ठीक करने के लिए हमको बैंक को कहना पड़ता है आप अपनी किताब को ठीक कीजिए और रिटर्न ऑफ कर दीजिए। नया आंकड़ा जो पार्लियामेंट के भीतर दिया गया, उसमें जानकारी दी गई कि मार्च 2021 तक इस देश के भीतर में 2494 ऐसे लोग हैं जो बड़े लोग हैं जिनको जानबूझकर कर्ज ना लौटाने वालों की यह संख्या है, और इन्होंने 4,02,015 करोड़ रुपए का चूना इस देश को लगाया है। पार्लियामेंट के भीतर का यह सवाल का जवाब है। अब आइए 2 साल पहले चले जाइए, मार्च 2019। यही पार्लियामेंट है, यही फाइनेंस मिनिस्ट्री है, यही सरकार है, वो जानकारी देती है कि 2017 लोग इस देश के भीतर में जो टॉप मोस्ट हैं जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाते हैं, और जो एनपीए की रकम है वो 5,73,202 करोड़ है। लोग बढ़ रहे हैं, एनपीए बढ़ रहा है। एनपीए को कम करने के लिए सरकार माफ कर रही है, और इस माफी की जो पूरी की फेरिस्त है इसमें हर तरह के लोग हैं। जो फरार हैं उनके भी नाम हैं और उनको भी माफी दे दी गई है, उनका भी रिटर्न ऑफ कर दिया गया बैंकों के दस्तावेजों में। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि पार्लियामेंट तो वही है, यहां हम सवाल किसानों को लेकर नहीं कर रहे हैं। किसानों को कर्ज माफी की स्थिति तो सरकार के पास कोई नियम है ही नहीं। सरकार ने नियम बना रखा है कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए, और उसी की संख्या कर्ज ना लौटाने वालों की बढ़ती है। और हर बरस पार्लियामेंट जब सजती है हर सत्र में, तो उसमें बजट सत्र के बाद हमेशा जवाब पूछा जाता है कितने लोग थे जिन्होंने देश को चूना लगाया। हर बार संख्या बढ़ जाती है। तो क्या इस देश की जो भी जांच एजेंसी है, जो भी सुरक्षा एजेंसी है, वो क्या कोई काम नहीं करती है? और अगर उनकी जासूसी की जा रही है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि यह आपके जरिए है कि खबरदार, जो तुमने उस व्यक्ति को जाते हुए रोका, या बैंकों को चेतावनी है कि तुमने अगर उससे कुछ भी वसूला। क्या यह संसद है? इस संसद के भीतर 3 सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। इस देश के किसानों से जुड़े मुद्दे, इस देश के बैंक से जुड़े मुद्दे, और इस देश के भीतर में जो सुरक्षा से जुड़े मुद्दे होते हैं। इन 3 मुद्दों को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के मुद्दे पर जो 64 बार डिस्कशन हुआ उसमें कोरम तक पूरा नहीं था। सत्ता पक्ष के लोगों की मौजूदगी भी उतनी नहीं थी जितने सांसद और जितने सिर चुनकर संसद में बैठाए गए हैं। तो इस संसद का क्या महत्व है? पहली बात यह, बैंकों को लेकर जो भी सवाल जवाब होते हैं उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री हमेशा लिखित जवाब दे देती है। यानी इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर्स को यह भी अनुभव नहीं है कि वह खड़े होकर जवाब दे, इस बात को एहसास कराए कि इस देश के बैंक कंगाल बनाने में उनका कितना योगदान है। इस देश के बैंकों को कर्ज लेकर खत्म करने वाले कौन कौन से कॉरपोरेट हैं उनका नाम नहीं लेती है नाम। और इस देश के रक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर 2 मुद्दे हमारे सामने हैं, एक जासूसी का मुद्दा और दूसरा 2 राज्यों में हिंसक झड़प जो हुई है। ये तत्काल के मुद्दे हैं, लेकिन इन दोनों मुद्दों को लेकर इस देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट के भीतर जवाब देने की स्थिति में नहीं आएंगे। लेकिन पार्लियामेंट चलनी चाहिए। पार्लियामेंट के भीतर ऐसे ऐसे सवाल उठते हैं। आज जब विपक्ष बैठक कर रहा था तो पार्लियामेंट के भीतर में बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी कान में कंटोपा लगाकर बच्चों के
डेवलपमेंट का जिक्र कर रही थी और कभी भी इस सरकार ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि बीते 61 हफ्तों से इस देश के स्कूल बंद हैं, उनको लेकर कोई अब अलग सोच स्कूल खोलने को लेकर डेवलप हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं। अब दूसरा सवाल यह है, जब जिन बात का हमको लगता है जिक्र करने की जरूरत थी, इस देश के भीतर में जिनको माफी दे दी जाती है उनको कितनी माफी दे दी जाती है और उनका पैसा जब वाकई वापस बैंकों को नहीं होगा तो बैंक तो कंगाल होंगे। तो हमने वो डॉक्यूमेंट निकाला कि इन्होंने पार्लियामेंट के भीतर क्या कहा। आपको जान के हैरत होगी कि पार्लियामेंट के भीतर लिखित जवाब जो बैंकों को लेकर दिए गए, उसमें जिन जिन के कर्जे को माफ कर दिया गया उसमें एक से एक लोग हैं। एक से एक लोग का मतलब यह है जैसे किंगफिशर एयरलाइन लिमिटेड 586 करोड़ एसबीआई के जरिए रिटर्न ऑफ कराया गया, 442 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए कराया गया। इस देश के भीतर में लगभग 34 बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिनको जोड़ना शुरू कीजिएगा तो उन्होंने जो कर्ज लिया है वो कर्ज इस देश के भीतर में तकरीबन 80 लाख किसानों से जुड़ जाता है। 80 लाख किसानों ने जितना भी कर्ज लिया और जो उनसे जुड़ा हुआ एग्रीकल्चर कर्ज है बैंकों के द्वारा जो अलग अलग योजनाओं को दिया जाता है, उन दोनों को जब मिला दीजिएगा तो इस देश के 32 कॉरपोरेट ऐसे हैं जिन्होंने जो कर्ज लिया है वो उससे भी ज्यादा हो जाता है और उनको माफ कर दिया गया और यहां माफ नहीं किया गया। यह एक पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस देश के भीतर में अभी तुरंत जानकारी निकल कर आई कि पहली बार कर्ज ना लौटाने वालों की संख्या बढ़ रही है लेकिन हमारा एनपीए घट रहा है। यह भी पार्लियामेंट के एक लिखित जवाब में आता है। एनपीए कैसे घटेगा जब कर्ज ना लौटाने वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी? तो सरकार रिटर्न ऑफ कर देती है, कहती है इसको अपने दस्तावेजों से हटा दो। दूसरी बात, इसमें कुछ नाम हमारे सामने हैं, इन नामों का जिक्र चलिए आरबीआई ने किया है और इस देश के भीतर में जो बैंक एसोसिएशन है उसने भी किया है, उसने भी जानकारी दी है कि किस रूप में कितना पैसा कितना माफ कर दिया गया। उसमें जानकारी आई कि इस देश में तकरीबन लोगों की संख्या जो कॉरपोरेट्स की है और इंडस्ट्रियलिस्टों की है, उनकी संख्या में जो टॉप मोस्ट नाम आते हैं उसमें लगता है हमको कुछ का पढ़ना चाहिए जिनकी माफ़ी हो गई है, जिनकी रकम माफ़ कर दी गई। उसमें एबीजी शिपयार्ड 1875 करोड़ रुपया, आरईआई एग्रो लिमिटेड, यूको बैंक ने 895 करोड़ रुपए माफ किए, एसबीआई ने 678 करोड़ रुपए माफ किए। फिर पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा से भी इन्होंने 318 करोड़ रुपया कर्ज उठाया हुआ है तो इसको भी माफ कर दिया गया। एक जतिन मेहता है जो फरार हैं और उनकी फरारी के बाद इस देश में उनका कर्ज लिया हुआ रकम को माफ किया गया। अब आप इनका है विंसम डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड, 695 करोड़ रुपए सेंट्रल बैंक ने माफ किए, 892 करोड़ रुपए पीएनबी ने पंजाब नेशनल बैंक ने माफ किए, 620 करोड़ रुपए केनरा बैंक ने माफ किए। यानी ये देखना शुरू करेंगे तो इसी तरीके से रोटोमैक आता है, इसी तरीके से फॉरएवर प्राइसियस ज्वेलरी एंड डायमंड लिमिटेड आता है, इसी तरीके से बीएस लिमिटेड आता है। एक लंबी फहरिस्त है। पार्लियामेंट के भीतर बैंकों को लेकर जब भी जो भी आवाज उठी उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिखित जवाब दिया। ठीक उसी तरीके से जैसे आप आरटीआई डाल दीजिए उसके बाद आपके पास कोई लिखित जवाब आ जाए, उतना ही बरजवाब पार्लियामेंट के भीतर दिया जाता है जो लोकतंत्र का मंदिर है। एग्रीकल्चर को लेकर जब जब बहस हुई और ऐसी परिस्थिति आई कि इस पर वोटिंग की स्थिति होनी चाहिए, जो नियम कायदे हैं उसमें सबसे बड़े इन 3 कानूनों को लेकर राज्यसभा में वोटिंग नहीं हुई, ये हर कोई जानता है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा इस देश के भीतर में मोदी काल के भीतर में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लगभग 21 कानून बदल दिए गए। इस देश की लेबर मिनिस्ट्री से जुड़े हुए तकरीबन 18 कानून बदल दिए गए। इस देश के भीतर में जो रोजगार देने का प्रावधान है और जो पीएसयूज जो कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसके जरिए रोजगार को लेकर जो देने की परिस्थिति थी उसमें परिवर्तन इसी 7 वर्ष में लाया गया जब प्रधानमंत्री ने नतमस्तक हुए थे संसद की चौखट पर और उसके बाद के 7 वर्ष में। और अब जो आखिरी सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है, क्या वाकई इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी गायब हो गई है और लोकतंत्र का मंदिर लोकतंत्र का नहीं रहा है? हमें लगता है यह सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि आज जब बैठक हो रही थी उस बैठक के बाद की परिस्थितियों में तमाम विपक्षी दलों ने जिन बातों का जिक्र किया वह इसलिए चौंकाने वाला भी है और इसलिए परेशान करने वाला भी है क्योंकि उसके दायरे में इस देश के 12 स्वायत्त कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर में, भारत के भीतर में जो स्वायत्त और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन की संख्या है वह कुल मिलाकर 27 है, छोटे बड़े सारे मिलाकर। लेकिन जिनका नाम सबसे ऊपर में लिया जाता है उसमें सीबीआई आती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट को तो व्याख्या ही करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वह भी उस दायरे में आ गई जहां पर सत्ता उसकी निगरानी कर रहा है। सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, रॉ के अधिकारी भी जब रिटायर हो जाएं तो उनकी भी फ़ोन टैपिंग और उन पर भी निगरानी किया जाए कि उनको अगर हमने हटाया है तो ऐसा ना हो बाहर निकलकर वो कुछ गड़बड़ करने लगे और जानकारियां देने लगे, या फिर हमने जिन वजहों से हटाया था वो वजह कहीं निकलकर सामने ना आ जाए। यानी पार्लियामेंट की वो 3 परिस्थितियां जो इस देश के लोगों से जुड़ी हुई है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है, अगर उन मुद्दों को लेकर वहां पर कोई बड़ा निर्णय संसद का नहीं होता है तो अगला सवाल यही हर जहन में आएगा, तब संसद भवन की जरूरत क्या है। और संसद भवन से इतर इस देश में जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदों को कहां बैठना चाहिए। हमें लगता है यह पहला मौका इस देश के सामने आकर खड़ा हो गया है कि जब आप बहुमत के साथ सत्ता में मौजूद होते हैं तो ना सिर्फ आप संसद की, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की, ना प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई की, बल्कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने तरीके से डिफाइन करने लगते हैं। और यह नजारा पहली बार संसदीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के नाम पर जो सत्ता की अपनी तानाशाही का चेहरा है वह खुलकर सामने आ रहा है। शायद इसीलिए जब सोचा गया था संसद को लेकर, उस समय महात्मा गांधी ने एक बात कही थी और महात्मा गांधी ने इस बात का जिक्र 1911 में अपनी किताब में भी जिक्र किया है। उन्होंने बहुत साफ कहा था कि संसद के भीतर सत्ता की मनमानी और सत्ता जिस रूप में सामने आएगी वह हो सकता है आपको किसी वैश्या की तरह लगे। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री का जिक्र करते हुए इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेकर सचेत किया था। स्थितियां उससे अगर ज्यादा नाजुक हो चली है तो क्या घबराने की बात है, या फिर इस देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बदलते हुए चेहरे को एक्सेप्ट करने की परिस्थितियां हैं। क्योंकि विपक्ष संसद चलने नहीं देगा, सत्ता संसद के भीतर से दूसरी कोई आवाज आने नहीं देगी, इस देश का मीडिया सत्ता से इतर कुछ दिखाएगा नहीं, इस देश के भीतर में तमाम कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस सत्ता की निगरानी करने की हिमाकत करेंगे नहीं। इस देश के भीतर में जनता के द्वारा और जनता के लिए लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई है, मान लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।